जय हिंद। आप सभी का स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। आज हम जिस क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे वो हैं खुदीराम बोस, एक महान क्रांतिकारी हुए भारत के। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 पे हुआ था। ठीक है। इसके पिता के नाम त्रिलोक्यनाथ बोस एक तहसीलदार थे और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी थी। ठीक। इसकी बड़ी बहन अपरूपा देवी जिस स्कूल में पढ़ाई किए थे हेलिमेंटन हाई स्कूल, जिला मिदनापुर, जो अभी बंगाल अभी का बंगाल नहीं, वो बंगाल की बात है जिसमें अभी के बांग्लादेश, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब मिले हुए थे। वो बंगाल कहलाते थे। बंगाल, उस बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के जिला मिदनापुर और गांव हबीबपुर में खुदीराम बोस के जन्म हुए थे 3 दिसंबर 1889 को। अब जानेंगे क्या खुदीराम बोस का नाम खुदी ही क्यों पड़ा। खुदीराम के पिताजी जैसे कि तहसीलदार थे तो अच्छे घराने में जन्म लिए थे। तो उस समय का जो समय था बहुत ही क्रिटिकल था, क्योंकि बच्चे का डेथ उस समय बहुत होते थे। जिस परिवार में खुदीराम बोस जन्म लिए वो जीवित बच्चों में से चौथा नंबर के थे। इसकी बड़ी बहन थी अपरूपा देवी, उसके बाद 2 बहन और थी और चौथा में खुदीराम बोस थे। लेकिन इसके बड़ी बहन से भी बड़े पहले 2 भाई थे जिनके दोनों का बचपन में ही किसी कारणवश मृत्यु हो गए थे। तो उस समय का ऐसा अंधविश्वास यह माना जाता था कि जिसके परिवार में अगर पहले बच्चा की डेथ हो चुका है तो जन्म लेने वाले बच्चे के साथ कुछ अलग प्रकार का किया जाता था। तो खुदीराम बोस के जो है उस समय अपरूपा की शादी हो चुकी थी, तो अपरूपा के पास उसकी माँ ने बेच दिए थे। अपरूपा के पास यानी कि अपनी बेटी के पास मात्र 3 मुट्ठी चावल पे। चावल को उस समय मिदनापुर में खुद्दी कहा जाता था। चावल के छोटे छोटे टुकड़े को खुद्दी कहा जाता था। उसी के नाम पे इसे पड़ा खुदी। ठीक है। जिसके बाद राम लगा और बोस तो इसका टाइटल ही था। तो इस तरह खुदीराम बोस पड़े नाम। ठीक है। खुदीराम बोस का खुदी नाम कैसे पड़ा, तो 3 मुट्ठी चावल में उसकी माँ अपने बेटी के पास ही बेच दिए थे, इसी कारण उसका नाम खुदी पड़ा। 3 मुट्ठी यानी चावल के टुकड़े खुदी को कहा जाता है। तो इस प्रकार खुदीराम बोस का नामकरण खुदीराम बोस हुआ। जैसे कि पिताजी उसके तहसीलदार थे त्रिलोक्यनाथ बोस। तहसीलदार अच्छे पोस्ट होते हैं, अच्छे घराने में जन्म लिए थे। माँ लक्ष्मी प्रिया देवी जब खुदीराम बोस मात्र 6 वर्ष के थे, इसकी माँ का अचानक मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस के माँ के मृत्यु मात्र जब खुदीराम बोस 6 साल के थे, उसी वर्ष उसकी माँ लक्ष्मी प्रिया की डेथ हो गई। अगले ही साल जैसे खुदीराम बोस 7 साल के हुए, उसके पिताजी का मृत्यु हो गई। ठीक है। मात्र 7 साल के अवस्था में खुदीराम के बोस के सर के ऊपर से माता पिता दोनों का साया उठ गया। तो इसकी बहन थी अपरूपा जो शादीशुदा थे, अच्छे घर पे शादी भी हुए थे। तो इसका पढ़ाई लिखाई अपने वहाँ ले जाके कराए, क्योंकि इसका भी जो बेटा थे खुदीराम बोस के ही लगभग एज के होंगे या 1-2 साल इधर उधर। तो उसके बेटा भी हेलिमेंटन हाई स्कूल में पढ़ते थे, वहीं इसका भी एडमिशन करा दिया गया खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस पतले दुबले से चेहरा, छोटे से चेहरा थे। जिला तो जानते हैं मिदनापुर, जो बंगाल में, अभी के बंगाल नहीं, वो पहले का बंगाल, जब वो विभाग बंगाल थे, गांव हबीबपुर। अब बात बढ़ते हैं कि खुदीराम बोस क्रांतिकारी कैसे बने और क्यों बने। उन्नीस 2003 में 2 बड़े नेता भारत आए थे, भारत के कलकत्ता आए थे। एक थे अरबिंदो घोष, जिसको हम लोग अरविंद कहते हैं। तो कोलकाता में से अरबिंदो कहा जाता है। अरबिंदो घोष
और एक थी सिस्टर निवेदिता। निवेदिता जो आयरलैंड की थी, आयरलैंड की थी। सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद के बहुत ही बड़े शिष्य थे। जब 1897 में 1897 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाइयों और बहनों से जो भाषण स्टार्ट किए थे, उसमें भी एक वीडियो बनाएंगे। तो उस समय से बहुत बड़े फैन हो चुके थे क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद को। तो आयरलैंड छोड़ के भारत आ गए थे उसी समय 1902-3 में। तो अरविंदो घोष और जो सिस्टर निवेदिता एक क्रांतिकारी विचार के थे। अरविंदो घोष बहुत पढ़े लिखे के थे और अच्छे घर से थे। ये लंदन से पढ़ाई करके आए थे उस समय। ICS जैसे अभी IS होता है IAS, उसी तरह ICS होता है इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। तो उस पोर्ट में वो लंदन से पढ़ाई करके आए थे अरविंदो घोष और क्रांतिकारी विचार के थे। इसी समय 1902-3 में कलकत्ता में 2 बैठक किए थे। एक पब्लिक बैठक था, मीटिंग, एक था गुप्त मीटिंग, ठीक है। तो पब्लिक मीटिंग तो सार्वजनिक हुए थे, बहुत सारे लोग आए थे कलकत्ता में, लेकिन गुप्त बैठक में उस तरह के सिर्फ युवाएं भाग लिए थे जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे क्रांतिकारी के रूप में। उसी समय एक संगठन का निर्माण हुआ था, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी विचारधारा वाला क्रांति यानी कि समिति थे, ठीक है। तो उस समय खुदीराम बोस कितने के होंगे, 89 में जन्म हुए थे और 13 या 12 वर्ष के होंगे, मान लेते हैं 13 वर्ष के थे, मात्र 13 वर्ष के थे खुदीराम बोस। और ये गुप्त मीटिंग में जाके पहुंच गए, अरविंद घोष के जो गुप्त मीटिंग हो रहे थे वहीं जाके पहुँचे। वहाँ पे क्रांतिकारी टाइप का मीटिंग हो रहे थे। तो इसने बोला मुझे भी इस टीम का सदस्य बनना है, लेकिन सब बोले इतना छोटा लड़का वो कैसे शामिल कर सकते हैं, मात्र 12-13 साल का लड़का, और पतले दुबले भी थे, छोटे भी थे। तो बोला जो आप मुझे काम दीजिएगा मैं सारा काम कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे बोले तो बोला ठीक है रख लो, क्या दिक्कत है, जब आप अपने मन से बोल रहे हैं तो रख लिया जाए। और इसे पढ़ने लिखने में मन उतना लगता भी नहीं था और क्रांतिकारी विचार के भी हो गए थे, क्योंकि जब अरविंद घोष से मिले तो कलकत्ता में आके इसने बहुत बड़ा आंदोलन कर गया, यानी कि जो मीटिंग किए थे बहुत आदमी के बीच चर्चा का सब्जेक्ट। और उस समय का था कि कोई बाहर से अगर पढ़ लिख के आते थे तो उसे अलग प्रकार का रिस्पेक्ट दिया जाता था, तो वही थे अरविंदो घोष। जब 12-13 साल के थे तो बोला मैं भी इस अनुशीलन समिति का सदस्य बनूंगा। तो बोले ठीक है। तो ये छोटा बच्चा को काम किया दे जाएगा, तो उससे पम्पलेट बांटा जाता था, जैसे पर्चा कहते हैं। कोई भी अभी कोचिंग संस्था का देखते होंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल्स रहता है, फलना सब्जेक्ट, चिलना सब्जेक्ट, फलना कोर्स, तिलना कोर्स। तो उसी टाइप का एक पम्पलेट उस समय छपा रहता था। इसमें खाली क्रांतिकारी बात लिखे रहते थे कि युवाओं पढ़े और इसे जाने। लेकिन ऐसे जो यानी पम्पलेट बांटा करते थे तो अंग्रेज पकड़ते थे तो उसे बहुत पीटते थे, क्योंकि इससे देश के यानी युवाओं में क्रांतिकारी बात भरते थे, जिसके कारण संभालना मुश्किल होता था। तो अंग्रेज उसे पकड़ते थे, कभी काफ़ी पीटा करते थे। तो ऐसे पोस्टर जो है दिन में नहीं रात में शून्य सपाट में जहाँ चौक चौराहा हो वहाँ के दीवार में चिपकाया जाता था। इसमें सिर्फ क्रांतिकारी बात लिखा रहता था, रूसी क्रांति ये किस तरह, जहाँ भी जितने भी पढ़े लिखे थे और कि युवा में किस तरह आक्रोशित करे, जगाना था युवा को। तो इस टाइप का ये काम करना स्टार्ट किए खुदीराम बोस। लेकिन जस्ट ये 15 साल के थे, इसके काम से बहुत खुशी हुए। अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लड़का, आप पकाते भी नहीं थे, ठीक है। जब वो 15 साल के हुए तो अंग्रेज़ों ने
बहुत अनुशीलन समिति वाले को सताते थे, कुछ भी थोड़ा सा होता तो बहुत टॉर्चर करते थे। जब ये 15 साल का हुए तो एक पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन के चारों ओर बम बिछाने के लिए इसको बोल दिया गया, खुदीराम बोस को। ठीक है, अब इसे बम बनाना सिखाने लगा, यानी कि इसके मित्र भी वहीं पे मिल गए, प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, इस तरह इसके जीवनी में चल रहे थे, काम ये कर रहे थे। उस समय एक जज हुआ करते थे कोलकाता में, किंग्सफोर्ड, बहुत ही कमीना टाइप के जज थे। ये भारतीयों के साथ अलग फैसला करते थे और विदेशियों के साथ अलग। अगर अनुशीलन समिति के सदस्य पकड़ा गए तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने की कोशिश करते थे। यही चाल चलन देख के इसे प्रमोट करके मुजफ्फरपुर के कोर्ट में भेज दिया गया। ठीक है, किंग्सफोर्ड को, क्योंकि ये भारतीयों को सज़ा देता अच्छा है, इसे ट्रांसफ़र करके पद यानी कि प्रमोशन देके मुजफ्फरपुर भेज दिए गए। तो अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे इसी का मारने का प्लान बनाया कि बहुत ख़राब टाइप के ऑफिसर हैं, इसे मारना है। तो इसको मारने के लिए सौंपा गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को एक सौंपा गया कि इसको मारना है, किंग्सफोर्ड को, क्योंकि ये बहुत ही करे क्या भेदभाव करते थे, यानी कि सज़ा सुनाने में। तो ये सौंपा गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। ये मुजफ्फरपुर आ गए, ये दोनों भी मुजफ्फरपुर आए। ठीक है, दोनों नाम बदल के रहना स्टार्ट किए। जहाँ पे क्वार्टर थे उसी के बगल में इस दोनों ने एक क्या कहते हैं उसको, आश्रम टाइप के थे, वहीं पे विद्यार्थी बन के दोनों गए। और उम्र भी कम था, मात्र कितना 15 साल के थे ये खुदीराम बोस उस समय। ठीक है, 1-2 साल का आगे पीछे ये भी होंगे। तो उसी के आसपास ये लोग नाम बदल कर रहना स्टार्ट किए। खुदीराम बोस अपना नाम हेरेन सरकार और ये दिनेश कुमार कर लिए थे, दिनेश कुमार राव। ठीक है, राव नाम बदल के दोनों उसी के आसपास भटकने, यानी कि उसी किंग्सफोर्ड को ही ऑब्जर्व कर रहे थे कि किंग्सफोर्ड का दिनचर्या क्या है, कब क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ कितने तक। ये लगभग 3 सप्ताह तक ये उसी के ऑब्जर्वेशन में लगे हुए थे कि किंग्सफोर्ड क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। तो पूरा ऑब्जर्व करने के बाद एक तारीख आया 29 अप्रैल 1908। इस दिन जब ये लोग इसमें ऑब्जर्व कर रहे थे तो सीबीआई से सीआईडी से पता चला, सीआईडी ने खबर की कि किंग्सफोर्ड का जान को खतरा है, कुछ हमला करने वाला है। ठीक है, तो ये लोग को भी पता चल गया, तो जिसके कारण किंग्सफोर्ड के घर के चारों ओर 4 पुलिस वाले को खड़ा कर दिए गए थे। ठीक है, इसीलिए ये लोग 3 सप्ताह का समय लिए। ये लोग भी अपने शांत होकर हॉस्टल जाते थे, आते थे एज ए स्टूडेंट के तरह, नाम बदल के, इस यानी स्कूली बैग टांग के। जब 3 सप्ताह तक कोई 2 सप्ताह 2.5 सप्ताह तक कोई हलचल नहीं हुआ तो सीआईडी को लगा हो सकता है गलत खबर मिला हो, पुलिस यहाँ से हटा लिया गया। ठीक, अब ये लोग को पता चला कि पुलिस वहाँ से अब रहता नहीं, निगरानी नहीं करता है, तो ये लोग समझ गए। तो इसने 3 सप्ताह बाद 29 अप्रैल 1908 को प्लान बनाया किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। तो उसके घर के जस्ट बगल में ही एक मैदान थे, वहीं पे ये लोग बैग लेके टहल रहे थे। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर थे, इस दोनों पे नज़र पड़ा, उसे खबर भी था
कि इस पे हमला करने का साजिश है। तो दोनों को पास आने की कोशिश किया, लेकिन दोनों के बैग में बम भरा हुआ था, दोनों वहाँ से फिरार। तो हो सकता है पुलिस वाले सोचे हो सकता है पुलिस है, इसीलिए भारतीय ऐसे डरता भी था उस समय पुलिस से कि कभी भी मार के अंदर कर देता है, तो इसीलिए भागे। उसने भी ध्यान उतना नहीं दिया। लेकिन ठीक एक दिन बाद 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड और उसके एक दोस्त थे पिंगले पी कैंडी, किंग्सफोर्ड और पी कैंडी पिंगले कैंडी, ठीक है। किंग्सफोर्ड के जो दोस्त थे, ये जो हैं ये बैरिस्टर थे, यानी कि वकील थे, बहुत बड़े वकील थे ये, ठीक है। और इसकी पत्नी और बेटी, और किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी, 5 आदमी, जहाँ किंग्सफोर्ड के रूम थे वहीं से कुछ दूर पे एक क्लब थे, ठीक है। क्लब में वो लोग ताश खेल रहे थे। वहीं से ताश खेल के ये लोग रिटर्न आ रहे थे रात के 8:30 बजे, ठीक है। रात में 8:30 बजे क्लब से खेल के आ ही रहे थे कि बग्घी में बैठने ही वाले थे कि ये दोनों ताक लगा के वहीं पे बैठे हुए थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, कि वो अब आ रहे हैं किंग्सफोर्ड। लेकिन जैसे ही क्लब से निकले, रोड में दोनों का जो बग्घी था, जो यानी कि किंग्सफोर्ड और कैंडे का, दोनों का बग्घी सेम कलर के थे, सेम कलर, और दोनों काफ़ी सटे हुए थे। तो पता नहीं कर पाए कि किंग्सफोर्ड किस में चढ़े, ठीक है। पता भी नहीं चला कि किंग्सफोर्ड किस में चढ़े, आगे वाले में है कि पीछे वाले में। बस तो चढ़ तो गए, बस बम फेंका गया खुदीराम बोस द्वारा, और प्रफुल्ल चाकी भी इसी में बम फेंक दिए। दोनों एक ही में बम फेंक दिए। हो सकता है दोनों अलग अलग में फेंकते तो उस दिन पार था। लेकिन जिसमें बम फेंका गया तो उसमें कैंडी के जो पत्नी और बेटी बैठे हुए थे, और जो थे किंग्सफोर्ड वो अगले में बैठे हुए थे, ठीक है। जैसे बम फेंका बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ, ठीक है। किंग्सफोर्ड तो वहाँ से भाग गए, बग्घी लेके भाग गए, लेकिन इसकी बेटी की वहीं डेथ हो गई। कहा जाता है उनकी पत्नी के एक दिन बाद डेथ हुए थे। और ये दोनों जब पता चला कि बम फेंक दिए हैं, ये पता नहीं था वहाँ तक कि किंग्सफोर्ड नहीं मरा है, ठीक है। ये दोनों भी फरार हो गए। लगभग उस रात के समय थे जंगल झाड़ धूप, तेज़ी से भागते। उस समय उतना साधन भी नहीं था, बस ट्रक ये सब उतना चलता भी नहीं था। एकमात्र साधन रेल था, वो भी हमेशा नहीं, कभी कभी चलते थे। तो ये लोग रात में भागते लगभग 25 मील भागने के बाद एक रेलवे स्टेशन पहुँचे। दोनों तेज थे, उम्र कम थे, लेकिन दोनों तेज थे। दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों अगर एक ही ओर भागेंगे तो दोनों पकड़ा सकते हैं। दोनों 2 डायरेक्शन में भागे ताकि कोई एक बच जाए, ठीक है। तो दोनों 2 अलग अलग डायरेक्शन में एक बार गले मिले, फिर बोला अगर बचे तो फिर मिलेंगे कलकत्ता में, ठीक है। और दोनों डायरेक्शन में अलग भागे। खुदीराम बोस 25 माइल से चल के एक रेलवे स्टेशन में पहुंचा, जिस रेलवे स्टेशन का नाम था वाहिनी, जिसका नाम अभी यानी कि बदल के खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन किया गया। ये बिहार पे है, अब बिहार में, ठीक है। वाहिनी स्टेशन पहुँचे तो वहाँ एक चाय के दुकान में पानी पीने के डिमांड किए, पानी। और सवेरे का समय था, रात में ये लोग कांड किए और वहाँ से 8:30 बजे कांड किए थे और ये वहाँ से निकले। तो 25 मील इतना तेज़ी से भागते हुए, शरीर से पता भी चल रहा था कि कुछ, सवेरे कोई आदमी भाग के आ रहा तो किसी को भी पता चलेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसी चाय दुकान में 2 पुलिस ऑफिसर भी थे, ठीक है। दोनों भारतीय ही थे, दोनों क्या थे, भारतीय थे। एक थे
फतेह सिंह और एक थे स्वर्ण शिव सिंह। ये दोनों उसी दुकान में थे, चाय दुकान में। ठीक है, और ये जो आके पानी मांगे तो इसे देख के हवा से पता चला, लगता है कुछ गड़बड़ है। और किंग्सफोर्ड में जो यानी बम फेंका गया था, तो ये भी तय था कि बम फेंकने वाले दोनों युवा ही हैं। ठीक है, तो ये दोनों के शक गए। जैसे हवा देखे, पैर में चप्पल नहीं, एकदम पूरा पसीना शरीर। तो जैसे इसके पास जाने की कोशिश की, बस ये अपने पॉकेट में राइफल थे यानी बंदूक निकाल लिए। ठीक है, बंदूक निकालने के संयोग से इसके पॉकेट में और एक बंदूक थे, एक बंदूक नीचे में गिर गया। अब तो दोनों पुलिस का शक और गहरा हो गया कि लगता है यही है जो रात में कांड करके आया है। तो बस एक पुलिस वाले खुदीराम बोस को पीछे से पकड़ लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, खुद को भी नहीं मार सकते हैं, गोली छीन लिया था इसके हाथ से। तो इसके जब जांच किया गया तो इसके पास से 37 गोली मिला, गोली जो कारतूस भरते हैं। 30 रुपया नगद मिला और एक रेलवे का चार्ट मिला, जिसमें रेलवे का टाइम टेबल लिखा हुआ था कि कौन ट्रेन कौन स्टेशन से कितने बजे गुजरते हैं, जो अनुशीलन समिति के सदस्य द्वारा इसे दिया गया था। ये 3 चीज़ मिला। फिर इसे पकड़ के लेते गया मुजफ्फरपुर। ठीक है, और पकड़ने वाले वही थे चरत सिंह और फतेह सिंह और शिव सिंह। क्योंकि अंग्रेज़ तो मात्र 3 लाख थे, लेकिन हमारे देश के जो थे पुलिसकर्मी उसी के अंदर काम करते थे और अपना यानी कि उन्नति के लिए हमारे देश के ही क्रांतिकारियों के साथ गलत करते थे। हो सकता है वो फर्ज निभा रहे थे, जिसका नमक खा रहे थे उसका साथ निभा रहे थे, लेकिन अगर भारतीयों ने भारतीयों का साथ दिया होता तो आज अलग भारत में हम होते। अब भारत छोड़ के नहीं जाता, भारत को मार के भगाते, यानी अंग्रेज़ों को मार के भगाते भारत से। ठीक है, लेकिन क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया भारतीयों ने, उस समय के जो पुलिस ऑफिसर थे। ठीक है, तो ये चीज़ इसके पास से मिला। अब इसे मुजफ्फरपुर ले जाया गया, यानी कि ट्रायल चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये बात है 1 मई, क्योंकि 30 तारीख को तो कांड किया था, बम फेंका 30 अप्रैल को, और 1 मई का बात है। मुजफ्फरपुर में जब पता चला कि किंग्सफोर्ड को गोली मारने वाला पकड़ा गया है, तो मुजफ्फरपुर स्टेशन से जब इसे जेल ले जाया जा रहा था, तो रोड के दोनों ओर बहुत ही भीड़ आदमी जुट गए थे। और ऐसे छोटे से थे कद काठी के, और गर्व से सम्मानित, ऐसा लगता जैसे अभी कोई आईएएस टॉप कर लेता है, आईएएस कितना गर्वान्वित होता है, उसी तरह इसको गर्वान्वित होता था कि मैंने बहुत अच्छा किया। थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता था कि मैं पकड़ा गया। यहाँ तक इसको पता ही नहीं था कि किंग्सफोर्ड बच गया है, इसीलिए अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे। और जो चारों ओर आदमी थे, देख के खुदीराम बोस बोले वंदे मातरम। अब ये भीड़ जब वो बोलना स्टार्ट करे वंदे मातरम, पुलिस वालों का हालत ख़राब। एक 18 साल का युवा देश के लिए फांसी चढ़ने के लिए तैयार, लगभग तैयार ही थे। अब यहाँ से बचाना मुश्किल थे। सिर्फ शक के आधार पे खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया था, कोई सबूत नहीं था कि ये वही है। ठीक है, और खुदीराम बोस सोच रहे थे चलो हम पकड़ा गए हैं, लेकिन प्रफुल्ल चाकी तो बच गए हैं। लेकिन प्रफुल्ल चाकी भी भागते भागते एक स्टेशन पे पहुँचे। ठीक है, एक स्टेशन पे पहुँचे और उस समय भागने का एक ही साधन था, रेलवे। और सारा स्टेशन में खबर दिया गया था, क्योंकि उस समय और कुछ साधन नहीं था, रात का समय था, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कांड हुआ है तो रात भर में यही एरिया तक वो भागते थे। तो सारे जितने भी रेलवे स्टेशन थे आसपास, सारे में खबर पहुँचा दिया था कि 2 युवा ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं। ठीक है, अब प्रफुल्ल चाकी भागे। प्रफुल्ल चाकी एक स्टेशन में पहुँचे तो वहाँ के जो रेल कर्मचारी थे उसने देख लिया वो भारतीय थे, बोले मैं क्रांतिकारी को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, वो प्रफुल्ल चाकी को अपने रूम ले गए, खिलाए पिलाए, आराम किए और नया कपड़ा दिए, क्योंकि कपड़ा से पता चल जाता था कि ये कुछ कांड करके आए हैं। तो उसे नया कपड़ा दिया गया और उसे बोला गया कि आप मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर से गाड़ी पकड़ लीजिएगा, हावड़ा पहुँच जाइएगा।
कि समस्तीपुर से वहाँ जाके गाड़ी बदलिएगा, फिर आप हावड़े के लिए निकल जाइएगा। लेकिन जिस गाड़ी में इसका टिकट था, उस गाड़ी में एक पुलिस ऑफिसर जा रहे थे। उस गाड़ी में कौन जा रहे थे? एक पुलिस ऑफिसर जा रहे थे, ठीक है। इस जो जहाँ पे खुदीराम यानी प्रफुल्ल चाकी बैठे थे, उसी में और एक पुलिस ऑफिसर थे, नंदलाल घोष। नंदलाल घोष ये भी इंडियन थे, ठीक है, ये भी इंडियन थे। ऐसे बातचीत देखे और पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि कौन क्या है। ये सब इंस्पेक्टर थे, ठीक है। वहाँ से वो पता, क्योंकि दिन भर उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये आके बैठे तो प्रफुल्ल चाकी का बातचीत करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इन्होंने इससे बात करना स्टार्ट किए। तो ये जो थे पुलिस ऑफिसर बोलने लगे क्रांतिकारी, तो वो सोच रहे थे इंडियन थे, तो चलो क्या दिक्कत है। बोला भारत में भी जो चल रहा है क्रांतिकारी, आपका क्या कहना है? बोला नहीं, क्रांतिकारी अच्छा है। तो इसको शक होने लगा नंदलाल घोष को कि हो सकता है कहीं ना कहीं कि झूठा हो। तो जैसे ही पानी पीने के लिए बाहर गए, या अगले स्टेशन में खबर कर दिए, ठीक है, कि जो किंग्सफोर्ड में जिसने हत्या करने का प्रयास किया था, शायद ये वही लड़का है। बस अगले स्टेशन में, मोकामा स्टेशन, जो वहाँ इसको पकड़ा गया। पुलिस पकड़ के, यानी कि पकड़ने का प्रयास किया गया, पुलिस आ गया था, चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन इसके पास भी बंदूक रहा करते थे हमेशा, क्रांतिकारी के जो थे उसके पास बंदूक रहा करते थे। बस इसने देखा यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, एक दो गोली भी चलाया, लेकिन लगा कि अब भाग नहीं पाएंगे, तो इसने अपने गोली को मुंह में भर के मार लिया, ठीक है, मार लिया, और वहीं इसकी डेथ हो गई। अब इसके भी बॉडी को लाया गया कहाँ? मुजफ्फरपुर खुदीराम के बोस के पास, कि क्या आपके यही मित्र हैं? खुदीराम बोस तो तब तक खुश हो रहे थे कि शायद वो बच गए होंगे प्रफुल्ल चाकी, लेकिन जब पता चला खुदीराम बोस यानी को कि प्रफुल्ल चाकी का भी डेथ हो चुका है, वो अपने आप को मार लिए हैं गोली, तो बोले हाँ यही हैं। और उसके बाद जब पता चला कि किंग्सफोर्ड बच गए हैं, उसके बदले उसके दोस्त की पत्नी और बेटी मरे हैं, तो बड़ा दुख हुए। लेकिन प्रफुल्ल चाकी को सिर्फ खुदीराम बोस बोल देने से उसको छोड़ा नहीं, मुजफ्फरपुर से इसके सर को काट के कलकत्ता भेजा गया कि देखिए वेरीफाई कीजिए, यही है प्रफुल्ल चाकी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये डर बनाना चाहते थे, क्योंकि अनुशीलन समिति में बहुत ही क्रांतिकारी समिति बनते जा रहे थे, अंग्रेज का नाक में पानी डाल दिए, कांड कर दिए थे, ठीक है। तो इस समिति को दबाने धमकाने के लिए कि अगर कोई ऐसा करता है, इस समिति में आते हैं, तो उसके साथ भी ऐसा ही हर्ष होगा, इसके सर को काट के कलकत्ता भेज दिया गया था पहचान करने के लिए। जिस समय इसी के बारे में लिखे थे बाल गंगाधर तिलक, उसकी एक पत्रिका उस समय छपती थी, केसरी, ठीक है, 1908 की बात है, 1908 की बात है, केसरी। बाल गंगाधर तिलक गर्मजोशी के नेता थे कि इसके बारे में पूरे लिखे थे केसरी में, पूरा डिटेल्स, दोनों क्रांतिकारी, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के कारण। अंग्रेज को लगा कि ये तो हिंसा भड़काएगा, इसी कारण बाल गंगाधर तिलक को पकड़ के म्यांमार के जेल में रख दिया गया था, ठीक है। और उसी समय गांधी बोले थे कि ये बहुत शर्म की बात है कि भारत के युवा इस तरह का कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि 2008 में तो 1908 में तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ से तो 1915 में आए थे, ठीक है, 1915 को आए थे 9 जनवरी। लेकिन महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से बोरा बिस्तर समेट के आए थे। 1908 में वो भारत आते जाते रहते थे साल 2 साल में, क्योंकि पहला सत्याग्रह जो है 1907 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे, जो सफल थे। उसके बाद वो भारत आते ही जाते रहते थे, क्योंकि उसके बाबूजी बहुत बड़े पैसे वाले थे, ठीक है। तो ये बात जो बोलने वाले थे कि 1915 में महात्मा गांधी आए थे, तो वो पूरा बिस्तर समेट के ही भारत आ गए थे, ठीक है। तो 1908 में केसरी पत्रिका छपी थी, जिसके बारे में दोनों क्रांतिकारी के बारे में पूरा जोश जुनून के साथ लिखा था, युवाओं में जोश भर दिया था
जिसके कारण कि बाल गंगाधर तिलक को म्यांमार के जेल में लेकर रखा गया। फिर उसने वहाँ पे क्या कहते हैं गीता नामक किताब लिखे थे, बाद में देखेंगे उसके बारे में, अभी यहाँ इसके बारे में जानते हैं। अब इसमें ट्रायल चलना स्टार्ट हुआ, 1 मई को पकड़ाया गया, ठीक है, ट्रायल चलना स्टार्ट हुआ। ट्रायल चल रहा था तो लग रहा था कि छूट जाएंगे, कुछ सबूत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये मामला बढ़ते गया, ठीक है। फाइनली 13 जुलाई 1908 को फांसी का सज़ा सुनाया गया खुदीराम बोस को, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी तो अपने आप को गोली मार लिए थे। और 13 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये फांसी दिया जाएगा। इसके भी वकील थे, भारतीय वकील थे, बहुत नामी वकील थे, ठीक है, जिसका नाम था कालिदास उपेंद्र सिंह। ये सब यानी कि खुदीराम बोस के जो वकील थे वो थे कालिदास उपेंद्र सिंह, ये सब उनके वकील थे। 13 जुलाई 1908 को तय हुआ कि 11 अगस्त को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में फांसी दिया जाएगा। जैसे ये बात सारे पत्रिकाओं में फैला, 11 अगस्त के दिन 11 अगस्त के दिन पूरे देश में क्रांति छा गया कि इतना छोटा बच्चा, देखने में भी छोटे थे, 18 साल के थे लगभग, और हाइट वेट पतले, शरीर से भी पतले थे। तो जेल और जहाँ इसका अंतिम संस्कार होता, वहाँ के रास्ते में इतना भीड़ हो गया था कि यहाँ दोनों ओर बहुत सारे पुलिस को खड़ा करना पड़ा था, ठीक है। ये डेट था 11 अगस्त 1908 सुबह 6 बजे, ठीक है, 6 बजे का समय था। जब जज इससे पूछे खुदीराम बोस से फांसी यानी फांसी सुनाने के समय, जब 13 जुलाई को फांसी सुनाया गया कि क्या आपका अंतिम इच्छा क्या है, तो खुदीराम बोस ने बोले आप चाहे तो आपको बम बनाना सिखा सकते हैं। तो इस तरह यानी कि थोड़ा सा भी मलाल नहीं था कि मैं मरने जा रहा हूँ, उसको लगता था कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसमें हम सफल हो गए पूरा। जिस तरह IAS का या किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, खुश कितना होता है, उस टाइप का खुशी थे उस समय खुदीराम बोस के। तो पूरा यहाँ से पुलिस बल खड़ा किए गए और पूरे जितने भी आदमी थे माला ताला फूल तूल लिए, लेकिन किसी को तो पहनाने दिया नहीं जाता था, ये लोग इधर से ही फेंका करते थे, ठीक है। और नारा लगाया जाता था भारत माता की जय, वंदे मातरम, ठीक है। तो इस तरह इसके अंतिम संस्कार में भव्य भीड़ हुआ, बहुत सारा आंदोलन भी हुआ स्टूडेंट के द्वारा कलकत्ता में, ठीक है, लेकिन इसे फांसी दिया गया। अब इसके बाद कलकत्ता के जो बुनकरों थे उन्होंने खुदीराम धोती निकाल लिए। खुदीराम धोती तो धोती एक ही होते हैं, लेकिन खुदीराम धोती दे दिए उन्हें, खुदीराम धोती, ठीक है। धोती तो सिंपल धोती वही होते थे, लेकिन नाम एक रख दिया था खुदीराम धोती। उसके जो ये थे साइड में, इसमें नाम लिखा रहता था खुदीराम, ठीक है। ये धोती का क्रेज इतना बड़ा कि उस समय विद्यार्थी धोती ही पहनते थे, पूरा स्कूल कॉलेज में सब वही धोती पहनते थे, खुदीराम धोती, और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे कि मैं भी खुदीराम बोस के तरह ही हूँ। तो ये थे खुदीराम बोस, जिसके जन्म हुए थे 3 दिसंबर 1889 में और फांसी हो गए 11 अगस्त 1908 में, ठीक है। मात्र 18 साल 8 महीना और 8 दिन, सबसे कम उम्र के जो थे क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दिया गया वही थे खुदीराम बोस, मात्र 18 साल 8 महीना 8 दिन के थे। तो ये थे खुदीराम बोस की जीवनी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1949 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को बिहार के मुजफ्फरपुर में जब निमंत्रण दिया गया कि आइए
मुजफ्फरपुर के सेंट्रल हॉल के जेल के बगल में ही खुदीराम बोस की प्रतिमा का शिलान्यास कीजिए, तो पहले उसने हाँ बोला, लेकिन बाद में ना कर दिए, क्योंकि बोले मैं गांधीवादी हूँ, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, मैं ऐसे आतंकवादियों के सम्मान में मैं नहीं जाऊँगा। तो ये हमारे देश के भाग्य है, जो देश के लिए मर गए वो आतंकवादी, और जो अंग्रेज़ों का चमचागिरी करते रहे वो नेता, जिसको हम 15 अगस्त 26 जनवरी में कहते हैं चाचा नेहरू अमर रहे अमर रहे। अमर तो खुदीराम बोस हो गए थे। चाचा नेहरू के तो ये बात सुन के तो पूरा भारत क्या कहा जाए। तो ये हमारे देश के क्रांतिकारियों के साथ ऐसा होता है, बड़ा बुरा लगता है। हम चाहते हैं कि खुदीराम बोस की जीवनी, किसी भी क्रांतिकारी की जीवनी हर भारतीयों को जानना चाहिए। जैसे आज हम लोग रियल हीरो के पीछे भागते हैं, जो फिल्म में आते हैं वो सब रियल हीरो है, लेकिन ये सब रियल हीरो हैं कि अंग्रेज़ जैसे टॉर्चर करते थे उससे भी नहीं डरने के बावजूद अंग्रेज़ों को नाक में दम कर दिए थे ये लोग भारतीय क्रांतिकारी। तो ऐसे भारतीय क्रांतिकारी के बारे में सबको जानने का अधिकार है। मैं कहूँगा कि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं ज़रूर ये शेयर कीजिए, कम से कम एक आदमी भी देख ले, इसके बारे में जान जाए सही तरीके से, तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्रांतिकारी के बारे में।